नमस्कार। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। किसी भी व्यक्ति के अच्छी तरीके से जीवन संचालन और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। इसलिए संविधान के द्वारा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इस अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ, भारत का मैग्ना कार्टा। इसका संरक्षण का अधिकार उच्चतम न्यायालय के हाथों में है। यह संविधान जो ये मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी संख्या 7 थी पहले, लेकिन अब 6 कर दी गई है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को की श्रेणी से हटाकर इसे अब कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में स्थापित किया गया है। 300 क में शामिल किया गया है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में। 6 मौलिक अधिकारों से हम देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और फिर है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता प्रदान किया गया है, जिसमें सभी नागरिक को समान माना गया है और उन्हें समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता दिया गया है, जिसमें देखते हैं इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या नागरिक किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता, जैसे जाति, लिंग, धर्म, वर्ण, स्थान आदि के आधार पर किसी तरह की भेदभाव दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, क्योंकि वे पिछड़े वर्ग होते हैं SC/ST लोग। और यहाँ पर सामाजिक समानता दिलाने की बात कही गई है, तो उन्हें विशेष प्रावधान देने की व्यवस्था की गई है ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो और समान बने लोगों के, जैसे उच्च वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है, उच्च वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है उनका। इसलिए यहाँ पर विशेष प्रावधान देने की बात कही गई है, जैसे आरक्षण भी दिया जा सकता है ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। अनुच्छेद 16 यहाँ पर अवसर की समानता आ जाएगा। 16 के अनुसार अवसर को समानता दिया गया। किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है, यानी कि कहीं कहीं पर भी देखा जाता है कि वहाँ के वह निवासी हैं कि नहीं। 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि जो है, जो बड़ी बड़ी उपाधियां होती है, वह केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही दी जा सकती है अनुच्छेद 18 के अनुसार। 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा उसी स्थिति में।
1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 1980 में यह हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार फिर से शुरू कर दिया गया। अब दूसरा देखते हैं अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922। के अनुसार भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। 19 में क्या कहा गया है? प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता भी दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ ऐसे मामला होते हैं जहाँ पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। 19(2) में कहा गया है, 19(2) में कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। यानी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन और जुलूस निकाल सकते हैं। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(3) में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई। नागरिकों को यहाँ पर दिया गया, लेकिन सैनिक को नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 19(4) में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण किया जा सकता है, करने की स्वतंत्रता है। 19(5) में कहा गया है कि देश के किसी क्षेत्र में अस्थायी निवास की स्वतंत्रता, यानी अब तो जम्मू कश्मीर में भी दे दिया गया है, 370 हमारा हटा दिया गया है, तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद 19(6) कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपातकाल के समय इसको समाप्त कर दिया गया है। 19(6) को 19 को आपातकाल के समय समाप्त कर दिया गया, पूरे 19 को। अनुच्छेद 20 इसके अनुसार अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सिद्ध ना हो जाए कि उसे किसी कानून का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, जो अपराध किया है उतना ही दंड दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और 21(a) के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल में भी लागू रह सकता है। 22 है निवारक निरोध अधिनियम। इसमें आ जाता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। लेकिन यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार व बेगार तथा बालात श्रम प्रतिबंध लगाया गया है।
मानव की खरीद बिक्री और उससे बेगार लेने को गैर कानूनी एवं दंडनीय घोषित किया गया है। यानी कि मानव की खरीद बिक्री यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, ये सबको गैर कानूनी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई जोखिम भरा काम में नहीं लगाया जा सकता है। 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार प्रदान किया गया है। 26 धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना व उसके पोषण करना और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, यानी वो चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। 27 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाद जबरदस्ती चंदा वसूल नहीं किया जा सकता। आप कर किसी से वसूल नहीं कर सकते। 28 में कहा गया है राजनिधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राजनिहित है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप अपना अलग संस्था खोलकर दे सकते हैं, लेकिन जो राजनिहित है उसे नहीं दे सकते शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 5 हमारा आ गया संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में 29 में कहा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है। ये हमारा छठा अधिकार है जो अभी नहीं है वर्तमान में, इसको समाप्त कर दिया गया और कानूनी अधिकार के रूप में है। अनुच्छेद 31 में पहले था। इस मौलिक अधिकार को वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में स्थापित करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब जो हमारा ये तो हटा दिया गया है छठा नंबर, और ये 7वां नंबर है जो छठा नंबर के रूप में हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 रिटें जारी की गई है, जिसमें है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। बंदी बनाने के कारणों को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है। यह प्रलेख निजी व्यक्ति, संगठन एवं सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे जबरदस्ती बंदी बनाया गया है तो वह अदालत में पेश कर सकता है अपने बारे में। वो साबित कर सकता है कि वो उसे सही में बंदी बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, वो कारणों को स्पष्ट कर सकता है। परमादेश इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए यानी कि वो निर्देश देती है कि अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लेख जारी नहीं हो सकता। अगले है प्रतिषेध लेख। यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर
जारी की जाती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। उसके बाद उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत कोई अधिकारी या निचली अदालत बिना किसी आदेश या अधिकार के कोई भी कार्य करती है तो न्यायालय उस मामले को लेकर यानी सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण द्वारा उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को भेज सकती है यानी हाई कोर्ट को भेज सकती है। लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे रोका जा सकता है। यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाए कि अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।